गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। रोल नंबर 1 आरुषि, 2 आदर्श, रोल नंबर 2 Present, Sir, sir. roll number Present, 1 present. ओके, 3 आकाश, Present, sir. 4 5 Present, sir. 6 अंजलि, Present, sir. 7 अंशिका, 8 9 Present, sir. 10 अर्पित, 11 Present, sir. 13 Present, sir. 14 Present, sir. 15 Present, sir. 16 Present, sir. 17 18 Present, sir. 19 Present, sir. 20 21 22 Present, sir. 24 25 24, yes sir. 24, sir. ओके 22. ओके Sir, roll Sir, number 24. ठीक है 22 24 25 Yes, sir. Sir, 24. Present. बोल तो दिया ठीक है 25 present. 26 हो गया 27 Present, sir. 28 वो प्रखर डिस्कनेक्ट हो गया सर, चैट बॉक्स में तो उसने लिखा है। प्रखर ठीक है मैं देख चैट लूंगा बॉक्स में ठीक है मैं डिस्कनेक्ट देख हो गया। 30 31 31 present, sir. 32 33 34 Present, 32 sir. present. Sir, 32 present. ओके 33 34 Present, sir. 35 राज 36 Present, sir. Rudransh. ओके 37 Sir, 35 John. सक्षम 37 Yes sir. Yes sir. Present. 38 साक्षी Sir. मैं जो रोल Sir, नंबर 35 वही बोलूंगा Sir, 35. देखो ये सारी चीजें Sir, बाद में ठीक है अभी जो मैं रोल नंबर बोल रहा हूँ केवल वही बोलेगा ये सारी चीजें बाद में 35 25 जो हो चुका उसकी बाद में सब लास्ट में बोलना अभी मत बोलो डिस्टर्ब मत करो अभी ठीक है 38 के बाद 40 समीर Present, sir. 41 सार्थक Present sir. 42 शाम्भवी 43 शिखा Present, sir. Present, sir. 44 Present sir. 45 Present, sir. 46 50 51 उत्कर्ष 52 Sir. 53 विनय Yes, sir. Yes, sir. Vinay. 54 Present sir. 56 54 present sir. हाँ ठीक है 56 यश 57 हाँ अभी बताओ किसका रह गया है 35 sir. 35 Raj. 35 यार लगा तो हुआ है तुम्हारा 35 और बताओ Sir, 34 लगा एक बार चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है लगा है। 26. 34 भी लगा हुआ है और 26. 38 ओके 38 लगा हुआ है 26. सभी का लगा हुआ है यार तुम लोग बार बार मतलब
लग तो लगा तो वो है 26. हाँ 26 भी लगा हुआ है, प्रेजेंट है 26। सर 28। हाँ 28 नहीं है, 28 किसका है? प्रखर। सर ठीक है, प्रखर कपूर। ओके सर प्रखर का। ठीक है। अभी और कोई बचा? ठीक है। Sir, 14. सर टू चेक कर 14 लीजिए एक बार। 14 है, 14 प्रेजेंट है। देखो सर फिर से टू बोलता हूँ, चेक 1 कर 2 लीजिए 3, 2। एक मिनट, 1 2 3 5 6 9 10 13 14 15 18 19 22 24 25 26 27 28 31 32 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 52 53 54। इसके अलावा और कोई है? सर Sir, 5 सर। 8. Sir, 8. 8 ठीक है, 8 5 5 16. तो बोला मैंने। Sir, 16. 16 ठीक है, बस हो गया सभी का। ठीक है। अगर देखो, अगर मान लो किसी का छूट भी गया है अटेंडेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट लेता रहता हूँ, लेकिन अगर उधर मुझे रोल नंबर नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसा रजिस्टर या कुछ ऐसा कुछ चीजें नहीं है, और फिर उतना मैं करूंगा भी नहीं। अगर आपके नाम के आगे रोल नंबर नहीं है, फिर मैं खोजने नहीं जाऊंगा कि आपका रोल नंबर कितना है। अगर ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और ये अटेंडेंस लेता हूँ, वो दोनों को मैच करता हूँ और उसके बेसिस पे फिर अटेंडेंस देता हूँ, ठीक है। तो अगर किसी के छूट भी गया है तो कोई इशू नहीं है। अभी आप लोग की अटेंडेंस शायद आज से स्टार्ट हो जाएगी लगना, क्योंकि अभी तक तो नहीं लग रही थी। तो अब आप लोग उसको देख सकते हो, एक दो दिन बाद आप लोग उसको चेक करते रहना। Sir, अभी से पहले नहीं लगी थी क्या? अभी तक नहीं, नहीं लगेगी सारी, मतलब जो फर्स्ट क्लास से अभी तक सारी अटेंडेंस लगेगी, लेकिन अभी तक उधर टैग नहीं हुए थे सब्जेक्ट्स, तो अब टैग हो गए हैं। और मेरा सब्जेक्ट तो नहीं टैग हुआ था, बाकी का हो गया हो तो पता नहीं। तो अभी वो टैग हो चुका है, तो अब मैं अटेंडेंस अब स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से मैं अब लगाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो आप लोग भी उधर उसको देखते रहना, अगर कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो इधर बता देना, ठीक है। वैसे मेरे पास सारा कुछ है, जो भी आप लोग ने अटेंडेंस दिया सब कुछ मेरे पास रखा हुआ है, उसी को देख के मैं अटेंडेंस लगाने वाला हूँ, Okay, sir. ओके। तो हम लोग अलाउंसेस की बात कर रहे थे, जहाँ मैंने बताया था 3 तरह के अलाउंसेस होते हैं। सबसे पहले जो फुली टैक्सेबल, और उसके बाद पार्शियली टैक्सेबल, और जो आपके नॉन टैक्सेबल थे, नॉट टैक्सेबल, ठीक है। 3 तरह के अलाउंसेस मैंने बताए थे। जहाँ पर हम लोग ने जो है पार्शियली जो टैक्सेबल अलाउंसेस है उसमें हम लोग बात कर रहे थे। जैसे मैंने बताया था हाउस रेंट अलाउंस, मैंने बताया था आपको उसके पहले, हाउस रेंट के पहले बताया था कन्वीनियंस अलाउंस या आपका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी लास्ट क्लास में हम लोग ने बात इसको डिस्कस किया हुआ था, हॉस्टल अलाउंसेस, उसके बाद आउट स्टेशन अलाउंसेस और अंडरग्राउंड अलाउंसेस, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। अभी बात करते हैं जो तीसरा जो सेगमेंट है, जो फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, ठीक है। पहले हम लोग ने बात की थी जो आपके ऐसे अलाउंसेस थे वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है, नॉट टैक्सेबल जो अलाउंसेस है उसको सबसे पहले हम लोग ने बात की थी, ठीक है। और उसके बाद पार्शियली, मतलब उनका कुछ पार्ट टैक्सेबल है, कुछ पार्ट पार्ट एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। उसकी बात की कि कितना पार्ट जो है आपका टैक्सेबल होता है, कितना पार्ट नहीं टैक्सेबल होता है। अभी कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो पूरी तरीके से टैक्सेबल है, मतलब जितना भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है वो पूरा पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है डियरनेस अलाउंस एंड और डियरनेस पे, ठीक है, दोनों चीजें सेम है। दिस अलाउंस इज पेड टू कॉम्पनसेट द एम्प्लॉय अगेंस्ट द राइज इन प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, जो भी प्राइजेस जो बढ़ते हैं, जो इन्फ्लेशन जो होता है उस, तो उसके अगेंस्ट जो है ये अलाउंस दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस, डीए, जिसे हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, ठीक है। ऑल्दो इट इज
compensatory allowance against high prices, the whole of it is taxable. पूरा जो भी amount मिल रहा होता है वो taxable होता है. Next, city compensatory allowance paid to employees who are posted in big cities. ठीक है, जो बड़ी cities में जो posted होते हैं उन employees के लिए होता है city compensatory allowance, क्योंकि वहां पर क्या होता है आपके expenses बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आपको सीसीए मिलता है, यानी सिटी compensatory allowance. The purpose is to compensate the high cost of living in cities like Delhi, Mumbai, etc. ठीक है, यहाँ भी जो भी अलाउंस में यहाँ पे जो भी अमाउंट मिल रहा है आपको वो टैक्सेबल होगा. नेक्स्ट, टिफिन लंच अलाउंस, इट इज फुली टैक्सेबल. ठीक है, लंच करने के लिए जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं, टिफिन या लंच अलाउंस जो मिल रहा है, इट इज गिवन फॉर लंच टू द एम्प्लॉइज. नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, दिस इज नॉर्मली गिवन टू प्रोफेशनल्स लाइक मेडिकल डॉक्टर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स. जो भी जो है प्रोफेशनल्स होते हैं जो खुद प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन नहीं करते क्योंकि वो जॉब में होते हैं, तो उनको वो इसके अगेंस्ट उनको जो अलाउंस मिलता है उसको बोलते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस. हु आर इन गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, मेडिकल डॉक्टर्स. ठीक है, एंड आर बैंड फ्रॉम डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस. ओके, उसके बाद इसमें ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, क्योंकि इसमें जो भी ये अलाउंस मिल रहे हैं ये फुली टैक्सेबल है. ठीक है, चाहे वो वार्डन या प्रॉक्टर अलाउंस है. अगर कोई वार्डन है या प्रॉक्टर है, जैसे कोई अगर मान लो कोई कॉलेज है, वहां पर कोई प्रॉक्टर है तो उसको उस प्रॉक्टर बनने के लिए अलग से जो है अलाउंस मिलता है, या वार्डन कोई है तो उसको अलग से पैसे मिलते हैं, उसको बोलते हैं वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस. ये भी पूरी तरीके से टैक्सेबल है. डेपुटेशन, अगर कोई डेपुटेशन पे जा रहा है एम्प्लॉय तो उसको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा. व्हेन एन एम्प्लॉय इज सेंट फ्रॉम हिज परमानेंट place of service to some place or institute on deputation for a temporary period, he is given this allowance. ओवर टाइम अगर कोई करता है तो उसको ओवर टाइम अलाउंस. फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, अदर अलाउंसेस लाइक फैमिली अलाउंस, प्रोजेक्ट्स अलाउंस, मैरिज. मतलब कुल मिला के जो आपका पार्शियली टैक्सेबल है, जो नॉट टैक्सेबल है, उसके अलावा जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं सब इसी में फुली टैक्सेबल में आ जाएंगे. सारे जो अलाउंसेस होंगे वो टैक्सेबल होंगे. ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लेना. बस आप क्या होगा, क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो हर तरह के अलाउंसेस आपको दिए रहेंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा फुली टैक्सेबल है, कौन सा पार्शियली है. अगर पार्शियली है तो कितना पार्ट आपका टैक्सेबल है, कितना नहीं है. ठीक है, वो सारे कैलकुलेशंस उधर करने पड़ेंगे. बाकी इसमें तो कुछ नहीं करना, फुली टैक्सेबल में बस सेम जो भी अमाउंट होगा पूरा पूरा चला जाएगा. इसके बाद अभी बात करते हैं, ये तो हो गई अलाउंसेस की बात. देखो अलाउंसेस तो बहुत सारे हैं, मतलब उसको पढ़ पाना, मतलब उसके लिए तो मुझे लग जाएंगे 7-8 क्लासेस लग जाएंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आपके सिलेबस में इतना भी नहीं है. ठीक है, आप लोग को बस जो मेन अलाउंसेस है वो पढ़ने हैं, तो मैंने जो मेन थे वो बता दिए जो ज्यादातर पूछे जाते हैं. उसके बाद आपका ग्रेचुटी, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें एक चीज है ग्रेचुटी. Gratuity is similar to a gift given by employer for appreciation of past services of his employees. जैसे मैंने बताया रिटायरमेंट बेनिफिट है जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होता है और उसने ईयर ऑफ सर्विसेज 5 ईयर्स, कम से कम 5 साल उसने कंप्लीट कर लिया होता है. ठीक है, 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, 5 साल या इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी उसको ग्रेचुटी के मिलेगी. ठीक है, उसी कंडीशन में मिलेगी. तो ग्रेचुटी इज सिमिलर टू अ गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर फॉर एप्रिसिएशन ऑफ पास्ट सर्विसेज ऑफ हिज एम्प्लॉय. द टेक्निकल definition of gratuity given by ICAI, ठीक है, is gratuity is a voluntary payment made by an employer in appreciation of services rendered by employee. तो एक तरह से वॉलंटरी पेमेंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है जो आफ्टर रिटायरमेंट. ओके, एक लमसम अमाउंट होगा. ठीक है, क्या चीजें मिलती है एम्प्लॉयर से आफ्टर रिटायरमेंट? ग्रेचुटी मिलेगा उसको, अगर उसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा प्रोविडेंट फंड में वो मिल देगा, और फिर पेंशन. ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं. पेंशन क्या होगा, एक मतलब पेरिडिकल पेमेंट होगा, मतलब मंथली पेमेंट होगा. ठीक है, और ग्रेचुटी एक लमसम अमाउंट उसको मिल जाएगा जब भी वो रिटायर होगा, एक लमसम अमाउंट. वो कैलकुलेट कैसे करते हैं
वो चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हेन इज ग्रेचुटी पेएबल, कब ग्रेचुटी पेएबल होती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4A of the Payment of Gratuity Act 1972, gratuity is paid after termination of employee, after rendering continuous service not less than 5 years। वही चीज जो मैंने अभी बताई। On his superannuation or retirement, resignation, on his death, ठीक है, डेथ भी अगर रिटायरमेंट से पहले डेथ हो जा रही है, या डिसेबलमेंट मतलब कुछ डिसेबिलिटी आ जा रही है ड्यू टू एक्सीडेंट और डिसीज, तो उसकी उस कंडीशन में भी उसको जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो अगर उसने 5 साल कंप्लीट कर लिए तो उसको ग्रेचुटी मिलेगा। अभी किसको मिलेगा, ठीक है, टू हुम द ग्रेचुटी इज पेबल, नॉर्मली पेड टू एम्प्लॉय ऑन हिज रिटायरमेंट, या फिर उसका कोई जो नॉमिनी है, अगर डेथ होने पर जो भी एम्प्लॉय का जो भी नॉमिनी है उसको मिल जाएगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को, या अगर एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो उसको मिलेगा, ठीक है। अभी इसका टैक्स जो ट्रीटमेंट है वो कैसा होगा ग्रेचुटी का, मतलब ग्रेचुटी कब टैक्सेबल होती है, कभी कब नहीं टैक्सेबल होती है, वो चीज देखते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुटी एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 is covered under section 1010 of the act। ये सारे एक्ट अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होते हैं कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इसको सेक्शन वगैरह याद कर लोगे, इसको लिख दोगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। इफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, ठीक है, अगर वो खुद रिसीव कर रहा है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। तो वो कब कहाँ पर टैक्सेबल होगी, किस हेड में, सैलरी हेड में, ठीक है। वाइल इफ इट इज रिसीव्ड बाय लीगल एयर, मतलब जो भी उसके नॉमिनी हैं, अगर उसको रिसीव कर रहा है, कब रिसीव करेगा, जब उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाएगी, ऑन डेथ ऑफ एम्प्लॉय, इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो उसके लिए वो इनकम कहाँ किस हेड में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, क्योंकि उसको उस एम्प्लॉय के बिहाफ मिल रही है वो जो भी पैसे हैं उस एम्प्लॉय के बिहाफ मिल रहा है, उसकी डेथ होने के बाद मिल रहा है, इसलिए उसकी इनकम में उसके जो उसको जो है उसको वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो हेड होगा वहां पर उसके लिए टैक्सेबल होगा वो अमाउंट। अभी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है उसमें, वो देख लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन एम्प्लॉयज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। यहाँ पर जो टैक्सेशन के पर्पस से आप यहाँ पर एम्प्लॉयज को 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। और अगर मैं प्राइवेट एम्प्लॉयज की बात करूं तो उनको भी डिवाइड कर सकते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉयज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज सबसे पहले 1 एम्प्लॉयज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, ठीक है, और एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट 1972, जो उसमें आते हैं ग्रेचुटी जो पेमेंट एक्ट है 1972, जो उसमें कवर्ड एम्प्लॉयज होंगे और नॉट कवर्ड भी होंगे, 2 तरह के एम्प्लॉयज, प्राइवेट एम्प्लॉयज, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट देख रहे हो तो उनका तो एक अलग सेक्शन है, ठीक है, और अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो आपको देखना पड़ेगा वो 1972 जो पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट है उसमें कवर्ड है या फिर नहीं कवर्ड है, फिर उसके हिसाब से रूल्स उधर हमको लगाने हैं, ठीक है। क्या रूल्स है वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। 3 चीजें हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट है तो कवर्ड है कि नहीं है, कवर्ड है या फिर नहीं कवर्ड है, ठीक है। अभी सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, इनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। एनी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ठीक है, इज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्स से। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर उसको ग्रेचुटी आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर डेथ उसको ग्रेचुटी मिल रहा है वो तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा, उसमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो पैसे उसको मिल रहे हैं जो एम्प्लॉय है उसको या फिर उसके नॉमिनी को मिल रहा है, ठीक है। entire amount of gratuity is exempted from tax। This means that government employees do not have to pay any tax on gratuity when received in case of death, superannuation और retirement, ठीक है। तो इनका तो बहुत आसान हो गया,
ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन में देख लिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको ग्रेचुटी मिल रही है तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड होगा अमाउंट। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज की बात करते हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉयज, अभी दो चीजें मैंने बताई थी। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर्ड है या नहीं कवर्ड है। ये सारी चीजें क्वेश्चन में मेंशन होगी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि प्राइवेट एम्प्लॉय है, एक्ट में कवर्ड है या फिर नहीं कवर्ड है। उसके हिसाब से आपको जो है ये सारे रूल अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले बात करते हैं व्हेन प्राइवेट एम्प्लॉय आर कवर्ड under the payment of gratuity act 1972, then the amount of tax then the amount of tax on gratuity is least of the following three will be exempted। ये यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, जो भी इसमें सबसे कम अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ स्टेचुटरी लिमिट है 10 lakhs और ठीक है 10 लाख रुपए ये फिक्स्ड है 10 लाख रुपए। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने का पड़ेगा 15 डेज ऑफ सैलरी। ठीक है, 15 डेज ऑफ सैलरी के लिए क्या लेना है, आपको जो भी सैलरी ड्रॉ कर रहा है लास्ट, जो मतलब बिफोर रिटायरमेंट जो है, जो भी लास्ट जो भी सैलरी उसने ली होगी वो इनटू 15 डिवाइडेड बाय 26। तो यहाँ पूरा महीना हम कितने डेज काउंट कर रहे हैं, 26। ठीक है, तो 15 डेज ऑफ सैलरी वो लेंगे। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज, जितना भी उसने साल कंप्लीट किया है। ठीक है, और देयर ऑफ एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अभी सपोज किसी ने जो ईयर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज है, सॉरी ईयर्स ऑफ सर्विसेज है, ईयर्स ऑफ सर्विस है, जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस है किसी की वो 10 ईयर्स 6 मंथ है, तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे 11 ईयर्स। ठीक है, अगर सपोज 10 ईयर्स 5 मंथ है तो हम लोग 10 ईयर्स लेंगे, यानी 6 महीने या इससे ज्यादा होगा टाइम तो उसको पूरा साल हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई, यानी 15 डेज ऑफ सैलरी इनटू टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, जो भी एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव हो रही है वो। इन तीनों में जो भी लीस्ट अमाउंट, सबसे कम अमाउंट होगा वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी यहाँ पर जो हम लोग सैलरी जो कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे लास्ट ड्रॉन जो सैलरी है वहां पर कौन कौन सी चीजें आप कंसीडर करोगे। जैसे हम लोग एचआरए में क्या करते थे, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी को कंसीडर करते थे, यानी सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। यहाँ पर क्या करना है, सैलरी में क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है। ठीक है, सैलरी लास्ट ड्रॉन बाय एम्प्लॉय, जो भी लास्ट सैलरी है वो, प्लस डीए डियरनेस अलाउंस, बट डज नॉट इंक्लूड एनी बोनस। कमीशन यहाँ पर नहीं कंसीडर करते। ठीक है, बोनस नहीं लेते, हाउस रेंट अलाउंसेस नहीं लेते, ओवर टाइम वेजेस और एनी अदर अलाउंस। ठीक है, और कुछ भी नहीं लेते, बस केवल दो चीजें यहाँ पे ले रहे हैं, सैलरी जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है वो, और प्लस डियरनेस अलाउंस। ये दो चीजें केवल कंसीडर की जाती है और इनके बेसिस पे आप 15 डेज ऑफ सैलरी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मींस any fraction of year greater than 6 month। वही चीज जो मैंने बताई कि 6 महीने से ज्यादा जो टाइम होगा उसको हम लोग 1 ईयर में काउंट करेंगे, विल बी कंसीडर्ड एज कंप्लीट 1 ईयर। ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं ऐसे एम्प्लॉयज के लिए जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं और जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर्ड है। ठीक है, अभी दूसरी चीज है यहाँ पर, व्हेन प्राइवेट एम्प्लॉयज आर नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। अभी अगर नहीं कवर्ड है, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, अगर नहीं कवर्ड है, मतलब जो आपका पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में नहीं कवर्ड है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे,
देखिए वही सेम चीज आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो 26 मैंने लिया था 15 डिवाइडेड बाई 26, वहां पर 15 डिवाइडेड बाई 30 है। बाकी सारी चीजें सेम है, मतलब 10 लाख या 15 डेज ऑफ सर्विसेज इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, 15 days of 15 days of salary into number of completed years of service। ठीक है, तो वही चीज सेम है, वही चीज है, बस यहाँ पर मैंने जो मंथ है वो 30 डेज का काउंट किया हुआ है, और जो एवरेज सैलरी है यहाँ पे एवरेज सैलरी ली है, लास्ट ड्रॉन सैलरी नहीं ली जा रही है, एवरेज सैलरी ली जा रही है, और 15 डेज में 30 को कंसीडर कर रहे हैं, मंथ को 30 डेज में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें चेंजेस है, बाकी दोनों पॉइंट ए और सी सेम है, यानी कि एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड और वो अमाउंट है 10 लाख। ठीक है, यहाँ पर सैलरी में क्या क्या चीजें ली जाती है सैलरी काउंट करने के लिए, मींस सैलरी ऑफ 10 मंथ इमीडिएटली प्रेसिडिंग द मंथ विच द पर्सन रिटायर। तो यहाँ पर लास्ट सैलरी, बिल्कुल लास्ट सैलरी नहीं लेते हैं, जो लास्ट 10 मंथ की सैलरी लेते हैं और उनका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इफ एम्प्लॉय रिटायर ऑन 3rd Jan 2013 एन एवरेज सैलरी विल बी टेकन फ्रॉम 1st March 12 to 31st December 12। ये 10 महीने पूरे हो गए, ये 10 महीने में जो भी सैलरी मिली होगी, ठीक है, उसको एवरेज कर लेंगे और वो सैलरी यहाँ पर कंसीडर की जाएगी। ठीक है, और बाकी सारी चीजें, सैलरी मींस लास्ट ऑन सैलरी एम्प्लॉय एंड इंक्लूड डियरनेस अलाउंस, वही सेम चीज यहाँ पर सैलरी में क्या लेंगे, जो आपके बेसिक पे है वो प्लस डीए, बट डज नॉट इंक्लूड एनी बोनस, कमीशन, एचआरए या दूसरे जो भी अलाउंसेस है वो नहीं लिए जाएंगे, बस केवल आपका जो सैलरी है और प्लस डीए। यहाँ पे थर्ड पॉइंट, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मींस कंप्लीट 1 ईयर। ठीक है, एक ये भी डिफरेंस है, वहां पे क्या 6 मंथ या उससे ज्यादा पीरियड को आप 1 ईयर में काउंट करते थे, यहाँ ऐसा नहीं है, 12 मंथ पूरे होने पर ही आप उस ईयर को काउंट करोगे, फ्रैक्शन ऑफ ईयर इन मंथ्स विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो ये हम लोग ने ग्रेचुटी की बात की। अभी कुछ इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, उसको हम लोग भी देख लेते हैं। इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो कुछ करना ही नहीं है, हम लोग बात करते हैं प्राइवेट एम्प्लॉयज की। ठीक है, अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन दिया गया है, मिस्टर आशिक बात है, retired in September 2012 after having put in 42 years of service in a company। ठीक है, इनकी टोटल जो years of service है वो है 42 years। His average salary for 10 months preceding September 12 was 2500। He received a gratuity of 60,000। Compute his taxable gratuity। तो यहाँ पर देखो, अगर कुछ भी नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप मान लो कि ये चलोगे कि ये जो है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में नहीं कवर्ड है। ठीक है, तो नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो ही हैज पुट इन कितना टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज, 42 ईयर्स है, तो अभी क्या करना है इनको 15 डेज ऑफ सैलरी, ठीक है, वो निकालनी है। तो यहाँ पर 15 डेज ऑफ सैलरी जो है दी गई है, सॉरी सैलरी लास्ट जो सैलरी दी गई, जो एवरेज सैलरी, यहाँ पे आपको एवरेज सैलरी दे दिया गया है जो भी लास्ट 10 मंथ की है 2500। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है काउंट करना पड़े एवरेज सैलरी, उसको कैलकुलेट करना पड़े। ठीक है, हर मंथ की सैलरी दे दी गई है, उसमें कुछ इंक्रीमेंट वगैरह भी लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो आपको 10 मंथ की सैलरी टोटल कैलकुलेट करनी है, उसका एवरेज निकालना भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एवरेज सैलरी इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो कुछ नहीं करना है, केवल 15 डेज ऑफ सैलरी, यानी कि 2500 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 30 या 2500 डिवाइडेड बाई 2, दोनों चीजें एक ही सेम है। तो वही काम यहाँ पर किया गया है, 2500 को हाफ कर लिया गया है, ठीक है, इनटू टोटल नंबर ऑफ जो भी ईयर्स ऑफ सर्विसेज है वो 42 है। ठीक है, ये ले लिया गया, तो यहाँ पर जो निकल के अमाउंट आ रहा है वो 52,500 आ रहा है। ठीक है,
या तो फिर जो भी ग्रेचुटी रिसीव किया है, कितना 60,000 ग्रेचुटी रिसीव किया है, या तो फिर जो लिमिट है वो कितनी है 10 लाख। ये तीनों में जो लिस्ट अमाउंट है, लिस्ट अमाउंट मुझे यही दिख रहा है 52,500, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्सेबल ग्रेचुटी क्या होगा, जो भी ग्रेचुटी आप रिसीव कर रहे हो वो 60,000 है, और एग्जेम्प्टेड कितना है 52,500, और जो टैक्सेबल ग्रेचुटी निकल के आएगी वो 7,500। ये क्लियर है पॉइंट सभी को? यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, नो सर। ठीक है, ये तो बात हो गई जब भी वो एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। अगर मैं कहूँ कि वो कवर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ये एम्प्लॉय जो है ये कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। कब रिटायर हो रहा है? रिटायर्स ऑन 10th January 2013 आफ्टर सर्विंग द कंपनी फॉर 16 years। ठीक है, तो ईयर्स ऑफ सर्विस कितने? 16 years। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज बेसिक सैलरी वाज 4400 per month and DA 800 per month। ठीक है, on retirement he receives 1 lakh as gratuity। compute the amount of gratuity exempt under section 1010। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सेक्शन बता दिया गया है, तो इस वजह से इनको पता लग गया कि हाँ ये जो है ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा नहीं, पहली लाइन में बता तो दिया गया कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है, कवर्ड है। तो अभी यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है सैलरी इनकी। तो सैलरी कितनी होगी? सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए बेसिक पे 4400 है और 800 DA, तो दोनों चीजें यहाँ पे ली जाएंगी। ठीक है, 4400 प्लस 800। अभी यहाँ पर मुझे 15 डेज ऑफ सैलरी निकालनी है, लेकिन जो मंथ है उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 26। क्यों? क्योंकि ये कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में, इसलिए मंथ हम लोग 26 का लेंगे। तो इंटू 15 डिवाइडेड बाई 26, ये आपके आ गए 15 डेज ऑफ सैलरी। ठीक है, इंटू 16, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? कंप्लीटेड ईयर्स 16, तो इंटू 16 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 48,000, और जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी जो रिसीव हो रहा है वहाँ पर दिया गया है 1 लाख, और जो लिमिट है वो है 10 लाख। यहाँ पर जो सबसे लीस्ट अमाउंट है वो है 48,000, यानी कि 48,000 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी बचा आपका 52,000 वो टैक्सेबल ग्रेचुटी है। क्योंकि टोटल जो टैक्स जो है आपको ग्रेचुटी रिसीव हो रहा है 1 लाख, और उसमें से जो एग्जेम्प्ट हो रहा है अमाउंट वो 48,000, बाकी बचा 52,000 आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा, टैक्सेबल ग्रेचुटी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 15 डेज ऑफ सर्विसेज निकालनी है और देखना है कि जो है आपको कवर्ड जो भी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है उसमें कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है। अगर कवर्ड है तो आपको जो मंथ है वो 26 डेज का काउंट करना है, अगर नहीं कवर्ड है तो 30 डेज का काउंट करना है, और इनटू टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। वहाँ पर भी एक ये है कि अगर कवर्ड है तो आप यहाँ पर जो है कवर्ड है तो आप 6 मंथ को भी 1 ईयर में कंसीडर करोगे, अगर नहीं कवर्ड है तो आपको पूरा ईयर ही काउंट, पूरा ईयर कंप्लीट होने पर ही आप उसको काउंट कर सकते हो। तो बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी जो एक्चुअल अमाउंट जो भी ग्रेचुटी रिसीव हो रहा है वो, और लिमिट आपकी 10 लाख है, ये तीनों में जो भी लिस्ट अमाउंट है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ टैक्सेबल। तो ग्रेचुटी सभी को क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ग्रेचुटी में? और इसमें क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो अलाउंसेस हो या ग्रेचुटी हो, इसके अलग से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हो, या फिर आपको जो पूरा एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी से, वहाँ पे अलाउंसेस भी आ जाएंगे, वहाँ पे ग्रेचुटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी पूछे जा सकते हैं, और आपका परक्विजिट्स वगैरह सब एक साथ भी पूछा जा सकता है।